यस बैंक भारत का यंगेस्ट बैंक तो है ही, लेकिन साथ ही भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कपूर साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक प्रोफेशनल बैंकर से एंटरप्रेन्योर बनने का सफर पिछले 8 साल आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहे होंगे, लेकिन काफी मजा भी आया होगा। कैसा रहा है वेंचर? नहीं, जैसे हर्षदा आपने बोला है कि काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, काफ़ी चुनौतियां रही हैं और काफ़ी मुश्किलें भी आई हैं, काफ़ी डोमेस्टिक चैलेंजेस और काफ़ी इंटरनेशनल चैलेंजेस इस पीरियड में काफ़ी बुलंदियां आई हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि ये जो 8 साल में जो हमने एक छोटा सा एक बैंक बनाया है अपने देश में, एक होम कंट्री बैंक, इसमें एक किस्म की सेटिस्फैक्शन है, एक किस्म की सफलता है और ये प्रोफेशनल पेशेवर उद्यमी लोगों की एक सफलता है। लेकिन आपकी अगर शुरुआत हम ट्रेस बैक करें, आपने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ काम किया, बैंक ऑफ अमेरिका में थे, एएनजी के साथ किया, राबो को आप भारत में लेकर आए। तो उन प्रोफेशनल बैंक्स के साथ काम करने के बाद वो भारत में एक अपने खुद का बैंक शुरू करने का भूत कहां से चढ़ा? वो कहते हैं ना, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। वो एक तरीके का तजुर्बा रहा है। मैं चाहता था एक एंटरप्रेन्योर बनूं और उसी के साथ साथ ये मौका मिला और एक बैंक ये जो खड़ा हुआ है इसमें किस्म किस्म की एक नॉलेज की फोर्सेस हैं, कैपेसिटी है और अभी हमारा एक रिटेल रोल आउट हो रहा है, तो काफ़ी मतलब मोमेंटम बैंक में बन रहा है। लेकिन क्योंकि आपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काफ़ी गैदर किया है अपने साथ, पिछले जो 30-35 साल आपकी एक्सपीरियंस रही है इस इंडस्ट्री में, तो कितना अलग है एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ काम करना और भारतीय बाजार में एक बैंक को स्क्रैच से शुरू करना, उसे डेवलप करना? हमारे कंट्री में काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी मतलब किस्म के चैलेंजेस हैं, तो इसमें एक बहुत डिफरेंट किस्म की तजुर्बा, एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए। अपनी कंट्री की अंडरस्टैंडिंग, रिस्क अंडरस्टैंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल ये जो हमारे लोगों की ज़रूरतें हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग। और जो फॉरेन बैंक होते हैं उनको एक ग्लोबल किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, वेरेज हमारे एक लोकल किस्म के प्रोडक्ट है, लोकल किस्म का एक्सपीरियंस है। ये जो इसमें जो उद्यमी चाहिए एक देसी बैंक बनाने के लिए, बहुत डिफरेंट सा ये तजुर्बा है। लेकिन इस इंडियन बैंक को, यस बैंक को अगर ग्लोबल सपने देखने हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह के बदलाव आने चाहिए? आपके सामने वो कौन सी बाधाएं खड़ी हैं जो शायद रोकती हैं ग्रोथ के टर्म्स में, प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, जिससे आप सिटी, बार्कलेज जैसे बड़े बैंक्स बन पाए आगे? जो इंडिया की अपॉर्चुनिटी है उसमें थोड़ी ब्रेक लगती रहती हैं, थोड़ी उसकी रफ्तार घटती बढ़ती रहती है, बट उसी के साथ मौके आते हैं। और इन मौक़ों में एक जो आपको धैर्य चाहिए, एक किस्म का जो कमिटमेंट और परसिवेरेंस चाहिए। एक इंडियन मॉडल, एक कंट्री क्या, ये तो पूरा कॉन्टिनेंट है। तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय ये है कि हम अपने कंट्री में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बैंक बनाएं और इसी को हम ग्रो करें और एक मीडियम से लार्ज बनाएं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में ये नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए है। एंड आई मे नॉट बी देयर, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, आवर कंट्री नेक्स्ट 38-40 years has got a fantastic overall opportunity, and all youngsters, your viewers, people like us, my teams, we all want to tap that opportunity. और इनफैक्ट पिछले 8 सालों में यस बैंक ने उस अपॉर्चुनिटी को काफी बढ़िया तरीके से टैप भी किया है। 2008-9 में हवाइयां उड़ गई थी अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स की, भारत में भी लोगों ने स्लो डाउन का काफी बड़ा सामना किया, लेकिन यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। कैसे? इसमें क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी जो एडवर्सिटी में आती है उसमें थोड़ा बोल्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एक किस्म की ग्रास्पिंग स्किल्स चाहिए होती हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सीज द अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। आई थिंक माई टीम हैज़ डन अ गुड जॉब ऑफ सीजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। जब बुरा वक्त आया था 2008-9 में, हमने उस टाइम में अपनी टीम्स को काफ़ी बढ़ाया, ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करी, थोड़े रेंट्स घट गए थे तो हमने काफ़ी ब्रांचेस, शाखाएं बनाई, पूरे देश में बनाई। साथ साथ हमने अपने सिस्टम्स को, रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा टाइटन किया और नए नए रिलेशनशिप्स जो हमसे समवॉट पहले नहीं मतलब कन्विंस होते थे, वो बुरे वक्त में हमारे कॉन्फिडेंस को देख के, हमारे मतलब धैर्य को देख के, कमिटमेंट को देख के
वो काफ़ी हमारी नई रिलेशनशिप्स उस वक्त में आई हैं। दूसरे बैंक्स को आप देखिए, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, इन सब के पीछे एक लेगेसी है, वो यस बैंक में नहीं है। और शायद उसी उद्देश्य से आपने शुरू किया एक नया बैंक की, बिना किसी लेगेसी के एक सक्सेसफुल बैंक खड़ा करके दिखाएंगे। तो आपकी कौन सी वो स्ट्रैटेजी एकदम फिट लाइन पर पड़ी है जो शायद दूसरे बैंक्स ने काफी समय लगाया करने में? इसमें एक कल्चर सा है, एक कहेंगे एक किस्म का डीएनए है बैंक में, और ये डीएनए है कि ये प्रोफेशनल्स बैंक ऑफ इंडिया बने। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है लोगों का जो ओनर मैनेजर पार्टनर का है। तो इसमें ज़्यादातर एम्प्लॉय टॉप सीनियर मिडिल मैनेजमेंट में सबकी थोड़ी थोड़ी ओनरशिप भी है, और उसके साथ उनको काफ़ी एक एम्पावरमेंट फ्रीडम भी है, और एक अच्छा सा हमारा एजाइल थिन लीन स्ट्रक्चर बना हुआ बैंक में। तो कम्युनिकेशन की भी ईज़ है। सो उससे क्या है कि ओवरऑल ये जो एक किस्म का जो कल्चर हमारे बैंक में बना है, ये बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड, डिसाइसिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्रिवन काइंड ऑफ अ कल्चर बना है। तो मुझे जैसे लगता है कि एंड बड़ा यंग सा कल्चर है। हमारी एवरेज एज हमारे 6300 लोगों की सिर्फ 29 साल की है, और टॉप मैनेजमेंट हमारे 52 लोग हैं, उनकी एवरेज एज अभी 43 साल की है सिर्फ। सो इसमें जो ओवरऑल मुझे जैसे लगता है कि हमारी जो टीम्स हैं उनमें जो उनको जो ओनरशिप आई है बैंक में कि हमारा अपना बैंक है, इसका ये जो ओवरऑल मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये स्मॉल टू मीडियम में जो लास्ट 3 इयर्स में हुआ है, और 3-4 साल में मीडियम को हमें एक लार्ज साइज बनाना है, इसमें एक बिल्कुल रिलेंटलेस कमिटमेंट है लोगों की, एक अनडिवाइडेड कमिटमेंट है हमारे लोगों की। सो मुझे लगता है कि 2020 तक कम से कम ये बैंक 1.5 लाख करोड़ का टोटल एसेट होने चाहिए, कम से कम 1.25 लाख करोड़ के डिपॉजिट, 1 लाख करोड़ के लोन, 900 शाखाएं, और कम से कम 2000 एटीएम, 12,750 लोगों के हमारा टारगेट है। फीलिंग इट विल क्रिस्टलाइज। आप वर्जन 2 की बात कर रहे थे, लेकिन बैंक से जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये समझना ज़रूरी है कि लेंडिंग आप कितनी अलग करेंगे दूसरे बैंक से। आपने सनराइज सेक्टर्स में हाथ लगाया, एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग में पैसा दिया, इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी उतरे। हाइंडसाइट में सारे वो करेक्ट डिसीजंस थे, स्पेशली स्पोर्ट्स वाले? मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया में जो हमारे जैसा बैंक है उसका एक नया किस्म का मॉडल है, बिकॉज हमें जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया की नॉलेज, इंडिया के डिमांड्स, इंडिया की डेमोग्राफिक्स, इंडिया का यूथ जिस एरियाज में जाएगा, और जो हमारी फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइवलीहुड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब को हमें बांधना है। तो उसको बांधने के लिए हमारे को देखना है कौन कौन से सेक्टर्स आगे लोगों को एंगेज करेंगे कंस्ट्रक्टिवली, एंड वेयर इज देयर इज फ्यूचर इनकम। तो एग्रीकल्चर तो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब फॉर जनरेशंस टू कम इज गोइंग टू क्रिएट इट्स ओन एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हेल्थ केयर, एजुकेशन, tourism and hospitality, for example. These are renewable energy, for instance, even sports. स्पोर्ट्स आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में या डेवलप्ड ईस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी करता है सिस्टम में. इट कीप्स द यूथ आउट ऑफ ट्रबल and puts them into positive engagement. So it is important for us to take those baby steps in areas, whether it is in cricket, whether it's in badminton, whether it's in hockey, whether it's in wrestling. We have to look at, new age sports to get people activated in sports, because that itself is a very promising profession. So I keep on telling our people, we must invest slowly and steadily. ऐसे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग एक साइकिल देखता है, मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स देखता है, तो उसी के हिसाब से हमारे को गियर चेंजेस करने पड़ते हैं. कभी हम फार्मूला 1 में होते हैं, तो कभी फार्मूला 3 में होते हैं, और कभी कभी चुपचाप गराज में आके बैठ जाते हैं. Yes, hardly any mistakes, ये कहा जा सकता है. Some, yes. जी. साथ ही अब आप क्योंकि एक नई लीग में जाने की कोशिश में हैं, और यहाँ पर उम्मीद है वो आप काफ़ी सक्सेसफुली भी पहुँच पाएंगे. रिटेल में आप कितना थ्रस्ट दिया जाएगा, क्योंकि लार्जली येस बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग पर फोकस कर रहा था, नए सेक्टर्स को लेंड कर रहा था. रिटेल
कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? यस का नाम ही एक रिटेल नाम है, तो इसकी डेस्टिनी में हमारा मतलब एक मिशन सा है, इसको एक रिटेल फुल फ्लेज्ड रिटेल बैंक बनाएं। इसमें रिटेल में कोई आदमी इसमें भेड़चाल कर नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा तरीके से बिजनेस बनता है, स्लो एंड स्टेडी। तो हमने पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आज की डेट में 410 ब्रांचेस हैं, 700 ATM हैं। हमारे जो 6,300 लोगों में से 4,500 लोग रिटेल में हैं, सेल्स में हैं, सर्विस में और ऑपरेशंस में। तो हमारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि 2 साल में ये पूरा रिटेल बैंक बनेगा और ये 2020 तक हमारा नंबर 1 बिजनेस बनेगा। अभी हमारा फोकस ये है कि रिटेल लाइबिलिटीज़ में सा और फिक्स्ड डिपॉजिट्स हों, थोड़ा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बने, और धीरे धीरे साथ साथ हम अपने एक रिटेल एसेट लोन प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे हम कंज्यूमर लोन्स, कार लोन्स, हाउसिंग लोन्स, ओवरऑल क्रेडिट कार्ड्स, स्टडीली पेमेंट कार्ड्स। तो वो हमारा एवरी क्वार्टर वी आर लॉन्चिंग 1 or 2 न्यू प्रोडक्ट्स टू बिकम अ फुल ब्लोन रिटेल बैंक। सेविंग्स बैंक को लेकर ये जो डीरेगुलेशन किया RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, वो एक आपके लिए एक बूंद साबित हुआ? आपने कहा क्या काफ़ी कस्टमर्स गाना किए हैं इसके चलते? यस इंडीड, हमारा तो 5 गुना सेविंग्स अकाउंट बैलेंसेस बढ़े हैं 1 साल के अंदर अंदर। अभी ये 4,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, और 1 साल पहले अक्टूबर 2011 में हमारा बैलेंस 725 करोड़ था। तो ये एक बड़ा अच्छा सा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि ये कस्टमर के लिए, डिपॉजिटर के लिए एक ये इन्फ्लेशन न्यूट्रल सा प्रोडक्ट आ गया है, और एट द सेम टाइम जो इसकी ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो चल रही है। और हमारे ऐसे बैंक के लिए जो FD उठा रहे थे 8, 9, 10% में, वो हम देख रहे हैं धीरे धीरे माइग्रेट कर रही है सेविंग्स अकाउंट में। वर्जन 2 में एक लार्जर स्केल 100,000 करोड़ के डिपॉजिट्स की प्लान्स हैं। क्या आपके लिए आसान होगा खुद ही इन ब्रांचेस में इन्वेस्ट करना, या फिर एक बने बनाए बैंक को अगर आप अक्वायर करें वो एक आसान रास्ता होगा? हमारी अभी तक कोशिश यही रही है कि जो बैंक में ये जो एंटरप्रेन्योरियल, ये उद्यमी सी स्पिरिट है, इसके लिए हम चाहते हैं कि ये जो क्वालिटी है ये ऑर्गेनिकली बनाएं, क्योंकि बैंक में एक प्रोडक्टिविटी, एक एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक एक्सपर्टीज़ आ गई है ये 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो हमारी कोशिश यही है कि जगह जगह में अपने हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से ब्रांचेस बनाएं। अगर हमारी ग्रोथ 35-40% अपने जैसे रही अभी तक, वो हमारी ऑर्गेनिकली रहती है, तो हम चाहेंगे कि अपने आप ही साथ साथ बैंक को बढ़ाते रहें। अगर कोई बहुत अच्छा मौका मिले आगे जाके मर्ज करने का या एक्वायर करने का, उसको आगे जाके देखेंगे, बट ऑर्गेनिकली इट्स अ लॉट मोर फन। लेकिन जो फिलहाल इतने सारे बैंक्स अवेलेबल है जिनकी हर रोज बात होती है, उसमें आपकी कोई इंटरेस्ट है या आगे रहेगा? See, हमारा एक ही फैक्टर है, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी एंड द कमिटमेंट विद विच येस बैंक हैज बीन बिल्ट। ये मॉडल में यूनिकनेस है, डिफरेंशिएशन है, इसका एक तजुर्बा अलग किस्म का ही है, और इसकी खुशबू भी अलग सी है। तो उसमें कोई मतलब इम्पेयरमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए। सो बट वी विल बी ऑन द लुकआउट, पोर्टफोलियोज हों या कोई कंसिस्टेंट क्वालिटी का एक कोई अच्छा सा मौका मिले आगे जाके, उसको हम देखेंगे। वी विल सर्टनली लुक एट इट, बट एट द राइट टाइम। आगे हम देखेंगे नए बैंकिंग लाइसेंसेस आएंगे, नए बैंक्स जुड़ते हुए दिखाई देंगे, कंपटीशन गहराएगा। आपको क्या लगता है इस समय अगर आप येस बैंक शुरू करते, ये एक बेटर मौका होता, या फिर आप हैप्पी हैं कि 2005-4 में जो शुरुआत हुई वो बेस्ट थी? 2004-5 was the golden era of the Indian economy, so it was, as they say ना, एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी, एक डिवाइन सी अपॉर्चुनिटी थी। मुझे लगता है कि आज की डेट में भी जो नए बैंक आएंगे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि दिस इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इट इज़ ग्रोसली अंडर पेनिट्रेटेड। रिटेल यहाँ पे एक फ्रैक्शन सा है। अच्छा, कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स और ग्रोथ काफ़ी बढ़ रही है, और फॉरेन बैंक्स आज की डेट में अपने होम कंट्री में ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बन रहे हैं नए। तो जो अपने कंट्री के बैंक हैं
उनके लिए अपनी कंट्री में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे मौके हैं, थोड़ी चुनौतियां भी हैं, बट आई पर्सनली बिलीव दैट एज आई सेड अर्लियर नेक्स्ट 40 years for India, despite some speed breakers here and there, are going to be glorious, and that means for banks it's a very good play. साथ ही कपूर साहब, आपको क्या लग रहा है, आप एक भारतीय इकोनॉमी जिस तरह के स्टेज में है, यहाँ पर हर रोज बात होती है रिफॉर्म्स होंगे, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है इन पर, और फिर ग्रोथ की चुनौतियाँ होती है, फिस्कल डेफिसिट की जो स्थिति है, आपका क्या विजन है? भारत की इकोनॉमी यहाँ पर और सुधरती दिखाई देने की उम्मीद सभी को है, लेकिन वो होगा कैसे? नहीं, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रोल आप भी जानते हैं कि ये गवर्नमेंट का रोल है। पॉलिसी मेकिंग और रिफॉर्म्स की हमारी कंट्री में एक बहुत आवश्यकता है, और उसमें थोड़ी देरी आई है, बट मेरे ख्याल से जो ये रिसेंटली 3-4 महीने में एक रिन्यूड सा बिजनेस कॉन्फिडेंस बन रहा है, ये उम्मीद लगाए रखा है कि इसमें रिफॉर्म होंगे, क्योंकि ये इकोनॉमी की एक कंपेलिंग सी नीड हो गई है। आज की डेट में इंडियन पॉलिटिक्स इज राइडिंग ऑन द वेव ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस, एंड द स्टेट्स आर टेलिंग दैट स्टोरी। सो आई थिंक जो स्टेट्स में जो स्टोरी मैग्नीफाई हो रही है, वो मुझे लगता है कि सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी एक काफ़ी मायने रखेगी ये। सो रिफॉर्म्स, एक्सपेडिशियस रिफॉर्म्स, tax reforms, series of reforms, including in FDI, all this is very conducive because we have one thing which is permanent in our country, which is demand. The young demographics of our country want more consumption, and we have to provide for that. And that will come when we have higher investment in capital formation, higher savings rates, more banking and financial sector reforms for more product introductions. सो ये एक रिजॉल्व सा चाहिए गवर्नमेंट में। यहाँ पर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात करते हुए सरकार ने रिफॉर्म्स पर कदम ले लिया है। सब लोग अब कहते हैं अब आरबीआई के हाथ में है बॉल, अगर आपको मानिए अगले 8 सालों के लिए आरबीआई गवर्नर बना दिया, आप क्या अलग करेंगे? इन आवर कंट्री वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द अदर मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इस ग्रोथ को रिवाइव करने का इस हमारी कंट्री में बहुत टाइम लगता है, और ये कंट्री का एकदम भट्टा बैठ जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये थोड़ा इसको मैनेज करना सो दैट ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना आए, और धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो हमारी कंट्री में काफ़ी इम्पोर्टेड है, लोकल रीजंस कम है इसके, उसको थोड़ा लॉन्गर टर्म में रिजॉल्व करना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस सिस्टम में मीडियम टू हाई रखना चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट होती रहे, बैंकिंग सिस्टम के पहिए चलते रहें और ज़ोरों से चलते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी किसी स्टेज में कैपिटल फॉर्मेशन में रुकावट नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दैट इटसेल्फ क्रिएट्स मोर इन्फ्लेशन एट अ लेटर डेट व्हेन सप्लाई इज कर्टेल्ड। तो अगर आपके हाथ में दिया जाए, आप फिर ब्याज दरें काटना शुरू करेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्याज थोड़े घटे आगे जाके, but at the same time we have to have inflation controlled, and RBI is doing its very best. I think it's almost around the corner. I do expect कि कम से कम %0.5 रेट घटने चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा सिस्टम में और भी आएगा। ऑल राइट, शुक्रिया मिस्टर कपूर, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू अर्चना।